बनाना है, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है। ठीक है, 2 स्पेसिफिक सवाल तो मेरे से पूछे थे मोहसिन ने, जिसको अनफॉर्चुनेटली मोहसिन वाले सवाल को मैं भी देख नहीं सकी, लेकिन इसको हम देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, और दूसरा जो सवाल है वो था प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, मेरे ख्याल से उसमें नॉर्मल लॉस यूनिट्स। अच्छा जी, चले देख लेते हैं। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है ना, इसमें सोल्यूशन भी मैं सामने ही रखूंगी। इसके नॉर्मल लॉस यूनिट्स किस तरीके से कैलकुलेट होंगे, आपने ऑब्वियसली बात है क्या बनाना है, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है। हाँ जी, किधर है क्वांटिटी स्केड्यूल? क्वांटिटी स्केड्यूल से नहीं बन रहा। उसने आपको ये कहा है यूनिट्स ट्रांसफर्ड एंड प्रोडक्शन सेम क्यों नहीं है। अच्छा चले देख लेते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, द नॉर्मल लॉस इन द प्रोसेस वाज 5% ऑफ द प्रोडक्शन। तो इसका मतलब आपको क्या लग रहा है, 5% ऑफ द प्रोडक्शन से आपको क्या इसका मतलब लग रहा है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड? हाँ जी, तो हमें पहले देखना है कि भाई हमने मतलब कितना हम उसका लेंगे, 5% ऑफ व्हाट लेंगे। अभी देखते हैं अब्दुल्ला, उस चीज को भी देखते हैं। हाँ जी, पहली बात तो ये कि हमने 52,000, नहीं जनाब जरूरी नहीं है ना, वो ये कह रहा है कि जितने हमने इनपुट किया है वो सारा का सारा प्रोड्यूस तो नहीं किया ना, है ना, बात समझ आ रही है? जितने हमने यूनिट्स इन अदर वर्ड्स इनपुट किए हैं, क्या हमने, पहली बात तो ये, क्या हमने सारे के सारे प्रोड्यूस किए हैं? नहीं, हमारे पास कुछ जो है वो स्क्रैप भी हो गया, कुछ हमारा जो है वो हो गया अपना, अल्लाह भला करे, क्लोजिंग WIP वगैरह में भी है ना। तो पहली बात तो ये कि जो हमारा हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं वेयरहाउस में 52,200 यूनिट्स, ये तो इसका मतलब है कि यूनिट्स प्रोड्यूस का पार्ट बनते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा और जरा सोचकर बताएं क्या होगा। हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड? इस तरीके से। इतनी बात हमें समझ में आ रही है ना कि ये हमारे पास 52,200, ये तो वो जो कि 100% हमने मैन्युफैक्चर कर लिया, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से देखें तो हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या बनता है। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला फॉर्मूला देखेंगे, है ना। यूनिट्स ट्रांसफर्ड जो है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, राइट, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, जो सेल्स इन अदर वर्ड्स। अब सेल्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर देख लें, ओपनिंग यूनिट्स प्लस परचेजेस की जगह हम क्या डाल देंगे, यूनिट्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू। ठीक है, ओपनिंग यूनिट्स है 1600, हमने यूनिट्स ट्रांसफर किए, यानी कि इनपुट हमारा हुआ यूनिट्स प्रोड्यूस या यूनिट्स परचेज, परचेज की जगह वही प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि हमारे पास इनपुट कितना हुआ 55,400, राइट, और 4200 उसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने इसका मतलब है काम कितने यूनिट्स पे कंप्लीट कर लिया, तो वो 52,800 नहीं बनता। बात समझ आ रही है? ओपनिंग यूनिट्स था मेरे 1600, यूनिट्स ट्रांसफर मैंने अपने पिछले प्रायर उसमें से प्रोसेस में से जो मैंने इनपुट किया प्रोसेस 3 में, वो थे 55,400। ठीक है, क्लोजिंग मेरे पास जो बच गए, इसका क्या मतलब हुआ, 52,800 में हम बेसिकली बात कर रहे हैं जो यूनिट्स हमने ट्रांसफर किए अगले प्रोसेस में, यानी कि वेयरहाउस में, और जो आपकी यूनिट स्क्रैप हो गए, मिला के करेंगे ना, मिला के बात करेंगे, दैट क्लियर। तो यूनिट्स जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, अभी तक पहली बात ये कि हमें अभी तक पता ही नहीं है कि नॉर्मल लॉस की अमाउंट कितनी बनती है। ठीक है, हमें नॉर्मल लॉस की अमाउंट तब तक नहीं पता चलेगी जब तक हम ये प्रोडक्शन यूनिट्स ना निकालें। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 52,800 का नहीं, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर तो हमारे पास कुछ और है ना। इधर देखो, हमने 52,200 यूनिट्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए वेयरहाउस में से, है ना, वो हमारे पास वेयरहाउस में चले गए 52,200। अब हमने ये देखना है कि जी यूनिट्स जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड है, ऐसे यूनिट्स जो कि हमने स्टार्ट इसी महीने किए और कंप्लीट भी इसी महीने किए, वो कितने होंगे, 52,200 माइनस 1600, है ना। हम क्या अज्यूम कर रहे होते हैं कि हम बेस्ड ऑन फीफो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो 52,200 यूनिट्स हमने ट्रांसफर किए उनमें से 1600 यूनिट्स तो हो गए जो कि ओपनिंग से हमारे कंटिन्यू हो रहे थे, है ना। बात समझ आ गई? हाँ जी, इज दैट क्लियर? तो वो तो हमारा मतलब हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, बना रहे हैं। ये जो COGS वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे मिलता जुलता COGM वाला, सॉरी, COGM वाले फॉर्मूले से तो हमें यूनिट्स प्रोड्यूस मिलेंगे ना। अब हमने आगे उसमें से पता चला कि भी लॉस भी हुआ है ना, लॉसेस भी हुए हैं उसमें, नॉर्मल गेन भी एक हुआ है। हाँ जी, क्लियर होगी बात? और बताएं इसमें और कहाँ पे मसला आ रहा था? ठीक है जनाब। अच्छा जी, एक सवाल था प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये मैं ऐसा मुनीबा ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 किसी स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, और वो है क्रिकेट केमिकल्स। आपने थी, फिर कौन था वो, क्या वो स्टूडेंट है अभी क्लास में? सुंदर थी। ठीक है जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर लेते हैं सुंदर, और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें मसला क्या आ रहा है। पहली बात तो ये है कि जरा हम इसको देख लेते हैं, पहले इसका हम देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है,
तो वो रिक्वायर्ड में मांग रहा है आपसे प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज बजटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2019 अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना। अब मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें जो इनकम स्टेटमेंट बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। फिर उसने कहा है कि जी आपने प्रोडक्ट वाइज बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाना है, यानी कि अपेरेंटली हमारे पास इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है जी। दूसरा पार्ट तो मेरे ख्याल से डिसीजन मेकिंग वाला एडवाइस वगैरह एफआईआर ऑफर में भी एक्सेप्टेड, तो हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है। मेन आई गेस इसी में आपको मसला आ रहा होगा। अच्छा जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, तो अब इसमें क्या हमारे पास पोजीशन बनती है, जरा देख लेते हैं। क्या हमारे पास सिचुएशन है। Cricket Chemicals Limited is a manufacturing concern and has two production processes. Process 1 produces two joint products, that is X1 and X2, ठीक है जी। Incidental to the production of joint products, it also produces a byproduct known as Z. तो हमारे पास तीन आइटम्स है। एक तो हमें पता है कि वो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट की हमें ट्रीटमेंट पता है ना। हमारे पास तीन ऑल्टरनेटिव्स है, हमें देखना है कि भाई इसमें Z की जो हमारे पास स्क्रैप सेल वैल्यू की पहली बात है कि उसकी कॉस्ट का हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल लॉस की तरह, है ना। लेकिन उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी उसकी हमने क्या ट्रीटमेंट करनी है वो हम देखेंगे। क्या उसको नॉर्मल सेल रेवेन्यू कंसीडर करना है, उसको अदर इनकम लेके जाना है, या फिर उसको जॉइंट कॉस्ट में से नेट ऑफ कर देना है। देखते हैं जॉइंट कॉस्ट ऑफ ऑब्वियसली प्रोसेस 1, ठीक है। फिर वो कह रहा है X1 इज फर्दर प्रोसेस्ड इन प्रोसेस 2। अच्छा जी, यानी कि X1 हम एज इट इज नहीं बेचते एंड कन्वर्टेड इनटू X1 प्लस। X1 पहले प्रोसेस 1 से निकल के प्रोसेस 2 में जाएगा, कन्वर्जन होगी X1 प्लस में, और फिर वो आइडियली बिकेगा। X2 ऑन द अदर हैंड, जो हमारा X2 है वो प्रोसेस 1 के बाद ही बेचा जाता है ना, और बाय प्रोडक्ट भी हमारा उस टाइम बिक जाता है। Following information has been extracted from the budget for the year ending 31st August 2019. Process Y budgeted cost उन्होंने आपको बता दिया कि जी प्रोसेस 1 में डायरेक्ट मटेरियल है 5 लाख लीटर से हमने अपना प्रोसेस शुरू करना है, और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि अगले प्रोसेस में कोई फर्दर मटेरियल ऐड नहीं हो रहा। Conversion cost है 72.6 million और 19.1 million. Expected ratio from output ratio from process 1 and budgeted selling prices are, हमें जाहिर सी बात है बता दिया। हमारे पास तीन आइटम्स है जो कि हमने देखने हैं। एक हमारा X1 है, ठीक है, एक हमारा X2 है, और एक हमारा बाय प्रोडक्ट Z है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो हम लोग X1 मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना, X1 जो प्रोसेस 1 से निकलता है 55% जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है वो चला जाता है एज एन इनपुट इनटू प्रोसेस 2, है ना। और अल्टीमेटली वो कितने पे बिकता है, वो बिकता है 768 पे, राइट। तो ये ऑब्वियसली बात है, उन्होंने हमें सेलिंग प्राइसेस दी हुई है, हमें बाइफिकेशन करने के लिए एनआरवीज चाहिए होंगी, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है material is added at the beginning of the process, ठीक है जनाब, and CCL uses weighted average method for inventory valuation. Joint costs are allocated on the basis of net realizable value of the joint products at the split off point, ठीक है। तो हमें एनआरवी कैलकुलेट करनी है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज अ रिडक्शन इन जॉइंट कॉस्ट, उसने हमें उसकी भी ट्रीटमेंट बता दी। जॉइंट प्रोडक्ट X2 इज सोल्ड आफ्टर इनकरिंग पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ ₹75 पर लीटर। तो ये इन्फॉर्मेशन उसने आपको क्यों दी हुई है, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल हो गई। ये तो एनआरवी की कैलकुलेशन के लिए उसने आपको बता दिया कि X2 की जो जॉइंट प्रोडक्ट है X2 उसको हम बेचते हैं आफ्टर इनकरिंग दिस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ सेल, राइट, पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ 75 पर लीटर। तो ये जाहिर सी बात है ये आपकी वो भी हो जाएगी, एनआरवी के अंदर भी ट्रीट होगा। और जाहिर सी बात है इनकम स्टेटमेंट में जो अगस्त 31 2019 तक का बजटेड हमारी पैकेजिंग कॉस्ट होगी वो वेरिएबल होगी, फिक्स होगी। हाँ जी, जो हमारी बजटेड पैकिंग कॉस्ट है वो वेरिएबल होगी या फिक्स होगी। हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर बनाना है ना इनकम स्टेटमेंट, तो हमें उसमें एडमिन सेलिंग अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो क्लासिफाई करना ही नहीं है, हमें तो क्लासिफाई करना है वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के अंदर। अब सारी वेरिएबल एक्सपेंसेस भले वो सेलिंग एक्सपेंस हो, एडमिन एक्सपेंस हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो, एक उसमें चला जाएगा, और सारे फिक्स एक्सपेंसेस एक में चले जाएंगे। क्लियर होगी ना बात। वेरिएबल अगर सेलिंग एक्सपेंस है वही गलत कहानी है, तो हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंदर भी ट्रीट करना है। तो इसके दो काम आ जाएंगे, एक तो ये एनआरवी पर यूनिट की कैलकुलेशन के लिए काम आ जाएगा, और एक ये ऑब्वियसली 31 अगस्त 2019 तक की जितनी भी सेल्स होंगी पैकिंग करने के बाद जो बिकनी है, तो वो हम उनका बजटेड कर देंगे कि भाई एक्सपेक्टेड कितना है बजटिंग कॉस्ट, मतलब वो पैकिंग कॉस्ट कितनी होगी बजटेड, राइट। Normal production loss in process 1 is estimated at 5% of input which occurs at the beginning of the process. Loss of each liter results in a solid base of 0.7 kilograms which is sold for ₹10 per kg. तो ये हमारे पास स्क्रैप वैल्यू आ गई, है ना। No loss occurs during process 2, ठीक है। तो ये स्क्रैप वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू तो ये आ गई नॉर्मल लॉस की। स्क्रैप वैल्यू बाय प्रोडक्ट जो है ना जी, वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो डिफरेंट है, वो सेलिंग प्राइस है 120 पर लीटर। तो ये हम नहीं कहेंगे कि जो जी की जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू वही है जी की स्क्रैप वैल्यू, जाहिर सी बात है बाय प्रोडक्ट जी इज समथिंग एल्स और नॉर्मल लॉस इज समथिंग एल्स, है ना। नॉर्मल लॉस तो वो है कि जो रूटीन वाले आपके हो सकता है वो X1 का कोई यूनिट हो, है ना, या वो X2 का कोई यूनिट हो, और वो जो है वो लॉस हो गया, डैमेज हो गया, राइट, तो उसको बेचना है समथिंग एल्स, और बाय प्रोडक्ट को बेचना है समथिंग एल्स। आई होप यू ऑल गेट दिस पॉइंट। फिर वो कह रहा है budgeted conversion cost of process 1 and process 2 include fixed factory overheads amounting to 7.261 and 3.820 respectively। क्यों इन्होंने बताया, ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमें फिक्स और वेरिएबल अलग अलग करने हैं, ठीक है जी। तो एक काम ही करते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं साथ साथ, क्या ख्याल है, ताकि हमारा थोड़ा जल्दी हो जाए। ये क्या है, हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग है, प्रोसेस 1 एंड एक सेकंड। सुंदर का आप सवाल इसमें क्या है, सुंदर का क्वेश्चन है प्रोसेस 1 एंड 2 का क्वांटिटी स्केड्यूल और प्रोसेस 2 की वर्किंग की समझ नहीं आती कभी कभी के प्रोसेस 2 में अब क्या डेटा लेना है और कैसी वर्किंग करनी है। तो एक काम ही करें ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप अगर देखो तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से सारी चीजें इसमें चल रही है ना, है ना। आप प्रोसेस 1 को बिल्कुल आइसोलेशन में देखो, प्रोसेस 2 को बिल्कुल आइसोलेशन में देखो, दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लेटेस्ट पास पेपर है
नहीं तो ऑटम 2018 है, मैंने तो 2019 कराना है आपको, वो है ही नहीं, वो पैक के हैंडबुक में है ही नहीं, ठीक है। लेटेस्ट पास पेपर तो वो 2019 वाला है, क्रिकेट केमिकल्स तो 2018 का है, सही है, वो तो है ही नहीं मेरे ख्याल से पैक हैंडबुक में कहीं पे भी 2019 ऑटम का कोई क्वेश्चन नहीं है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हाँ वो लास्ट में गिवन है ना, लेकिन वो इस तरह से टॉपिकल उसमें नहीं गिवन ना, मेरे ख्याल से लास्ट में ऐसे इन्होंने पेपर जो है पास पेपर डाल दिया, लेकिन टॉपिकल जिस तरह हम अटेम्प्ट करते हैं उस तरह से तो नहीं होता। अच्छा जी, तो सुंदर इसमें आपको मसला एग्जैक्टली क्या आ रहा है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है, यू हैव टू प्रिपेयर अ बजटेड इनकम स्टेटमेंट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स, प्रोडक्ट वाइज हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ, कौन से प्रोडक्ट है, एक है हमारा X2 और एक है हमारा X1 प्लस, है ना। हम X1 को ऐसे नहीं बेचते, है ना, अगर ऐसे ही बेचते होते हैं तो आपको यहाँ पे X1 के आगे सेलिंग प्राइस भी दी होती, ठीक है। तो आपने X2 और X1 प्लस के दो कॉलम्स बना लेने हैं, उनकी बजटेड सेल्स कितनी है, हाँ जी, सेल्स का कहाँ पे गिवन है, सेल्स के लिए हमें ऑब्वियसली बात है वो करना है, कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी स्केड्यूल हमें बनाना है ना। हमें ये बता दिया गया है कि प्रोसेस 1 में जो हमने इनपुट करने हैं वो करने हैं 5 लाख लीटर्स, राइट, और ऑब्वियसली बात है सेलिंग प्राइस भी लीटर में है, तो अगर हम इसका क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएं तो वो कुछ यूं बनेगा, कैसे बनेगा, प्रोसेस 1 के अंदर, ठीक है जी, प्रोसेस ये कराऊं मैं, वैसे अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कहेंगे क्वांटिटी स्केड्यूल में मसला आ रहा है, ठीक है। प्रोसेस 1 में अब हम देखते हैं हमने इनपुट कितना किया। पहली बात तो ये कि कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है ना, कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, वरना उसने हमें दे दिया होता कि भाई इतना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अपेरेंटली कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है ना, अपेरेंटली ना कोई ओपनिंग है ना कोई क्लोजिंग है, यानी कि जितना भी आप इनपुट करते हैं या तो वो X2 में कन्वर्ट हो जाता है या X1 में कन्वर्ट हो जाता है या Z में कन्वर्ट हो जाता है या लॉस हो जाता है, 4 काम होते हैं उसके साथ, है ना। X2 तो है बाद में बनेगा, 3 काम होते हैं उसके साथ प्रोसेस 1 में, या तो वो X1 में कन्वर्ट हो जाएगा या X2 में कन्वर्ट हो जाएगा या Z में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर लॉस हो जाएगा, 4 काम होते हैं, ठीक है। चलें जी, तो अब हम इसको करते हैं, हमने इनपुट किया है 500,000 लीटर्स को, तो जरा बिल्कुल तसल्ली से तहम्मुल के साथ हम इसको करेंगे, जरा मुझे वर्कआउट करके बताएं क्या हिसाब किताब होगा इसके साथ। हाँ जी, हमारे पास क्या है प्रोडक्शन का, उसने आपको कह दिया नॉर्मल प्रोडक्शन लॉस इन प्रोसेस 1 इज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ इनपुट। अच्छा जी, हम जब इन सब का टोटल करते हैं तो मुझे बताएं 100% आ रहा है ना, ये 100% आ रहा है, तो जो 5% नॉर्मल लॉस है उसकी कहाँ गुंजाइश बनती है ना। हो सकता है ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि मैं अगर 5 लाख का 55% निकालूं, 40% निकालूं और 5% निकालूं तो वो तो मेरा पूरा 5 लाख कवर हो जाएगा, तो उसमें नॉर्मल लॉस कहाँ आता है। तो इधर अब आपके प्ले करेगा लॉजिक। लॉजिक क्या कहती है, ऑब्वियस सी बात है, इनपुट का 5% लॉस होने के बाद जो क्वांटिटी बचती है उसका 55, 40 और 5% X1, X2 और Z में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, बात समझ आ रही है ना। तो इनपुट है हमारा ये, नॉर्मल लॉस जो है वो हमने 5% इसका सेपरेट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 500,000 इंटू 5%, 25,000 लीटर्स, ये आपका हो गया नॉर्मल लॉस। इज दैट क्लियर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास गुड यूनिट्स हैं वो आपके पास कितने बच गए, 500,000 का 25,000 उसमें से माइनस कर दें तो वो कितने लीटर्स हैं। अब ऑब्वियसली बात है नॉर्मल लॉस आपका 25,000 लीटर्स हो गया, गुड यूनिट्स हो गया। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट गुड यूनिट्स का 55, 45, 40 एंड 5%। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया X1 हमारे पास कितना होगा 4,75,000 का, उसने बता दिया कि 55% आपका X1 होगा। X2 क्या होगा, X2 होगा 4,75,000 का 40%, और जो बाय प्रोडक्ट Z है वो उसने बता दिया कि वो आउटपुट का है 5%। इज दैट क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो 4,75,000 लीटर्स को अब हमने इस तरह से बाइफरकेट करना है। सुंदर इसमें बताएं इसमें कहाँ से कोई मसला आया। प्रोसेस 1 का क्वांटिटी स्केड्यूल हमने बना दिया, और प्रोसेस 1 का हमें क्या पता लग जाएगा, हमें डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स पता लग गए, हमें बेसिकली X1 और X2 के अंदर बाइफरकेशन चाहिए थी, है ना। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, X1 जो है वो सेल नहीं होगा, है ना। X1 जो है 261,250 लीटर्स, ये एज इट इज सेल नहीं होना, ये कन्वर्ट होना है पहले X2 X1 प्लस में, तो उसमें देखते हैं अगर उसमें कोई फर्दर लॉस होगा फिर उसके बाद सेल होगी ना, है ना। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो पहली बात तो ये हुआ कि X2 की पूरी 1,90,000 लीटर्स आपकी सेल्स की फिगर हो जाएगी, है ना, आउटपुट है। इज दैट क्लियर। कोई अपेरेंटली कोई क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक नहीं है, तो सारा का सारा जितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने सेल हो रहे हैं। अब हम आते हैं प्रोसेस 2 में, ठीक है। अब जब हम प्रोसेस 2 का क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं तो पहली बात तो ये कि इसमें इनपुट कितना हो रहा है, इसमें इनपुट हो रहा है 261,250 लीटर्स, है ना, इतना इनपुट हो रहा है। अच्छा जी, इसको मैंने कर दिया। क्या प्रोसेस 2 से कोई बाय प्रोडक्ट या कोई नॉर्मल लॉस निकल रहा है, अपेरेंटली नो, है ना, अपेरेंटली कोई नहीं है। उसने नॉर्मल लॉस के केस में भी बता दिया था देयर इज नो लॉस अकर्स ड्यूरिंग प्रोसेस 2। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि प्रोसेस 2 में से कोई और जॉइंट प्रोडक्ट भी नहीं निकल रहा, ना ही कोई बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, हमने जो 261,250 लीटर्स X1 के इनपुट किए थे, आउटपुट भी X1 प्लस का कितना निकला 261,250 लीटर्स। इसका मतलब हमारी सेल्स भी इत्तेफाक से 261,250 लीटर्स है X1 प्लस की। इज दैट क्लियर। तो ये आपके पास हो गया X1 प्लस के सेल्स, और ये आपके पास हो गया X2 की सेल्स। दैट्स इट। आपका जो बाय प्रोडक्ट है Z, उसको आपने अपने सेल्स रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनाना, बल्कि जॉइंट कॉस्ट से उसको नेट ऑफ कर देना है। जी सुंदर, और बताएं इसमें क्या मसला आ रहा है। सेल्स आ गई, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में
पहली बात तो ये है कि प्रोसेस 1 की आपको ये टोटल कॉस्ट दी हुई है ना। वैसे तो आपको डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट इकट्ठा करें, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी बाइफिकेशन करें, वो ज्यादा आसान है ना, वो ज्यादा आसान है। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 98.75 मिलियन और 72.6 मिलियन, ये टोटल जॉइंट कॉस्ट है ना। इसके अलावा भी देखते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास कोई और कॉस्ट तो नहीं आ रही। मटेरियल ऐड हो गया, जॉइंट कॉस्ट को कह रहा है कि आपने वो इनकर करना है, नॉर्मल प्रोडक्शन लॉस है, बजटेड कन्वर्जन इसमें तो वो शामिल है ना। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैं इसकी बाइफिकेशन के लिए मैं सोल्यूशन निकाल लेती हूँ ताकि आसानी रहे। मैंने सही निकाला है? हाँ, प्रोसेस ये कौन सा है? प्रोसेस क्वेश्चन 2। हाँ जी, प्रोसेस 2 में जो बनता है प्रोडक्ट, उसमें क्या कंफ्यूजन है? एग्जैक्टली क्या कंफ्यूजन है उसमें, आप बताओ। ये बात समझ आ गई? प्रोसेस 2 में जो प्रोडक्ट बनता है वो है X1 प्लस, ठीक है। अब X1 प्लस की जो कॉस्ट है, मुझे बात बताइए, इधर गौर से सुनिएगा। मैंने जो इनकम स्टेटमेंट बनानी है वो बनानी है X1 प्लस की और X2 की, ठीक है ना। मैंने ये बनानी है। सेल्स में कोई मसला आया? सेल्स में मुझे बताया X1 प्लस और X2 के, उसमें कोई मसला, कोई परेशानी नहीं ना। यूनिट्स भी मैंने आपको बता दिया और सेलिंग प्राइस तो आपको पता है ना। यूनिट्स मैंने आपको बता दिया, X1 प्लस के 261,250 लीटर सेल हो रहे हैं और उनकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी आपको यहाँ पे पता है। X2 की है जी 532 और X1 प्लस की है 768 पर लीटर, राइट। ये तो हो गया। अब हम आते हैं किसके ऊपर? वेरिएबल कॉस्ट पे ना। अब क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट में जब हम आएंगे तो हमें क्या चीज चाहिए? हमें सारी वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे पेरेंटली क्या है हमारे पास? दो है, डायरेक्ट मटेरियल और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, है ना। अब इसको हम कन्वर्जन कॉस्ट को लेबर और एफर्ट्स में डिवाइड करने के बजाय हम क्या कह रहे हैं? कन्वर्जन कॉस्ट के दो पार्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको हर कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर बता दिया कि फिक्स एलिमेंट कितना है। दैट क्लियर? तो हमें क्या लेना है? पहली बात तो ये, लेट्स टॉक अबाउट X2 फर्स्ट, क्योंकि X2 कदरे सिंपल हमारा प्रोडक्ट है ना। मुझे बात बताइए, X2 की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें कौन से प्रोसेस की कॉस्ट आएगी? सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस 1 की, है ना, क्योंकि X2 जो है वो प्रोसेस 1 के गुजरने के बाद बिक जाता है, तो उसके ऊपर फर्दर तो कोई कॉस्ट ऐड नहीं होती। अब हम आते हैं X1 प्लस में। X1 प्लस के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट आएंगी ऑफ प्रोडक्शन या ऑफ सेल्स, वो किसकी आएंगी? प्रोसेस 1 की भी आएंगी, प्रोसेस 2 की भी आएंगी। बात समझ आई सुंदर? तो मैं X1 प्लस का करा देती हूँ आपको। X1 प्लस का मैं आपको समझा देती हूँ। X1 प्लस के अंदर पहली चीज तो हमें क्या लेनी है? हमें लेनी है X1 प्लस की जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1, है ना। एक तो हमें ये फिगर चाहिए और दूसरा ये जॉइंट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जॉइंट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 की जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है वो सारी की सारी X1 प्लस की है। क्लियर होगी ना बात? तो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि भी मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट X1 प्लस की कितनी है, तो ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन से मैं आपको समझा देती हूँ ताकि मुझे प्रॉपर पूरा सॉल्व ना करना पड़े। किधर आ गया? ये आ गया, ये देखें, सेल्स वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना। सेल्स में X1 प्लस और X2 का ये आ गया। अब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में आते हैं। पहली चीज क्या है? X1 प्लस में एक तो होगी जॉइंट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट। इसके लिए वो कह रहे हैं वर्किंग 1 में आते हैं। चले जी, वर्किंग नंबर 1 में आते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे पास प्रोसेस 1 की टोटल जॉइंट कॉस्ट है कितनी, है ना। एक तो ये हो गया, कन्वर्जन कॉस्ट आ गई 98.75 मिलियन डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। फिर कन्वर्जन कॉस्ट आ गई 72.61। फिर क्या होता है? नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू और जो आपके बाय प्रोडक्ट है उसकी स्क्रैप वैल्यू ने जॉइंट कॉस्ट को कम भी तो करना है ना। तो ये फिगर्स आ गई। जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट हमारे पास जी बनता है वो कितना बनता है? 23,750। हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं। किधर आ गया? ये 23,750 लीटर्स को हमने 120 पर लीटर के हिसाब से बेचा तो उसकी स्क्रैप वैल्यू आई 2.85 मिलियन। लाइक वाइज जो हमारा नॉर्मल लॉस था 25,000, उसमें वो कह रहा है कि क्या कह रहा है? Each liter results in a solid waste of 0.7 किलोग्राम which is sold for 10 per kg। तो अगर हमने 25,000 लीटर्स हमारा नॉर्मल लॉस हुआ है तो उसका मतलब सॉलिड वेस्ट कितना बना? 25,000 into 0.7, और हर किलोग्राम जब वो सेल होता है 10 पर kg, तो हमारे पास स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस भी आ गया। तो हमारी जॉइंट कॉस्ट कितनी आती है? 168.33। याद रखिएगा, इस जॉइंट कॉस्ट में फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों एलिमेंट शामिल है, वो अभी तक हमने सेपरेट नहीं किया। फिर हमने उसको सेपरेट मतलब डिवाइड करना है X1 और X2 के दरमियान। X1 हाँ याद रखिएगा, नॉट X1 प्लस, ठीक है। हमने उसको एनआरबी के बेसिस पे डिवाइड करना है। तो अब हम जरा एनआरबी देख लेते हैं इसकी कितनी है। हमारा जो X1 है वो तो नहीं बिकता, वो अल्टीमेटली किस फॉर्म में बिकता है? वो X1 प्लस की फॉर्म में बिकता है ना। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मैं X1 की एनआरबी क्या लूंगी, तो X1 की एनआरबी क्या होगी? अल्टीमेट सेलिंग प्राइस माइनस कन्वर्जन कॉस्ट। याद है ना? अल्टीमेट सेलिंग प्राइस क्या होगी? अगर कोई आइटम फर्दर प्रोसेस अप्लाई होने के बाद बिकता है तो उसकी एनआरबी क्या होनी है? अल्टीमेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, यानी कि प्रोसेस 2 की जो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट है। दैट क्लियर? बात समझ आ गई? तो 768 मेरी अल्टीमेट सेलिंग प्राइस है X1 की, और मेरी जो है वो प्रोसेस 2 की कन्वर्जन कॉस्ट कितनी बनती है? 19.1 मिलियन, और कितनी जो है वो मैंने लीटर्स डालने हैं अगले उसमें। बजटेड मेरा कितना है X1 का? वो है 2 समथिंग का, है ना, 26.250। ये देखें यहाँ पे वर्कआउट भी क्या हुआ है। वर्किंग नंबर 3 कितना है? 25 into 0.7 into 10। अच्छा, मैं कैलकुलेशन मैंने नहीं चेक की। 25,000 into 0.7 into 10 कितना बनता है? ये 1,75,000। इन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है बच्चे, 0.18 मिलियन राउंड ऑफ हुआ है ना। 0.175 ले लो आप, कोई मसला नहीं। इन्होंने सिंपल राउंड ऑफ किया हुआ है, इन्होंने रुपीज एंड मिलियंस ले लिया और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। चले, यहाँ तक बात समझ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि X1 को X1 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें पर यूनिट 73.11 रुपीज की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेट X1 की हमारी एनआरबी क्या हो जाती है? X1 की एनआरबी हमारे पास आ जाती है 694.89, है ना। और X2 की एनआरबी कितनी आ जाती है आपको पता है? X2 तो फॉरन से स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही सेल हो जाएगा। नहीं, एनआरबी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। कितने थाउजेंड का डिफरेंस है? सिर्फ 5,000 का डिफरेंस है, ठीक है। मिलियंस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा जी, आप पूरी फिगर ले लें, आपको पूरी फिगर ले लें, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, X2 के अंदर क्या एनआरवी आएगी 75, मेरे ख्याल से हमारा क्या था, पैकिंग कॉस्ट था, हाँ ठीक है। X2 को आपने सेल करना है, ये हमारे पास कॉस्ट टू सेल हो जाएगी, तो हमारे पास अल्टीमेट इसकी एनआरवी कितनी बनती है 532 माइनस 75। तो आपने टोटल एनआरवी ऑब्वियसली बात है आपने निकाली, ठीक है, आपने सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई कर लिया। आप सिर्फ इंडिविजुअल एनआरवी के बेसिस पे नहीं करेंगे, टोटल एनआरवी के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि आपके पास टोटल यूनिट्स भी मौजूद है, ठीक है। तो फ्यूचर में जब आप इन यूनिट्स को सेल करेंगे तो आपके पास X1 से इतनी एनआरवी आएगी, X2 से इतनी आएगी। अब आपने इसका परसेंटेज लेना है, यानी कि ये पूरा वेटेड एनआरवी होती है, ठीक है। हमने सिर्फ एक यूनिट के एनआरवी के बेसिस पे हमने नहीं करना होगा, टोटल एनआरवी के बेसिस पे हमने जो है एलोकेशन करनी है। इज दैट क्लियर? तो अब जो 168.33 है वो आपने एलोकेट कर दिया। मसला क्या है, 113.87 और 54.46, इसमें मसला क्या है, इसमें फिक्स वेरिएबल दोनों शामिल है। लेकिन आपको उसने बता दिया ना, क्या बता दिया उसने, आपको ये बता दिया कि 7261 और 3820 ये आपके पास फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं कन्वर्जन कॉस्ट के, राइट। तो क्या आप इनको जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं? बिल्कुल सेपरेट आउट कर सकते हैं। प्रोसेस 1 है ना, हम प्रोसेस 1 की जॉइंट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस 1 की जो टोटल कॉस्ट है 168.33, उसमें से 7.26 आपका फिक्स कॉस्ट है। इसको भी आपने किसके बेसिस पे डिवाइड कर देना है? एनआरवी के बेसिस पे। तो 113.87 में से X1 का जो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है वो है 4.91, तो वेरिएबल कितना हो जाएगा 108.96 और 52.11। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास हो गया किसका, ये तो हमारे पास प्रोसेस 1 की कॉस्ट हो गई जो X1 प्लस और X2 दोनों पे एलोकेट होगी। फिर हम आते हैं प्रोसेस 2 की कॉस्ट पे। प्रोसेस 2 की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सिर्फ X1 प्लस पे ही जानी है, दैट्स इट, है ना। और वो कितनी है, आपको उसने बता दिया कि प्रोसेस 2 की जो टोटल कॉस्ट है वो 19.1 मिलियन है, जिसमें से 3.82 मिलियन फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना हो गया 15.28, और वो सारे का सारा X1 प्लस की कॉस्ट में जाएगा। फिर एक और आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, ऑब्वियसली बात है, जो पैकिंग कॉस्ट होगी X2 की। आप अगले पीरियड में 1,90,000 यूनिट सेल करेंगे, है ना, लीटर्स आपने सेल करने हैं, और हर लीटर पे आपको 75 रुपीज का पैकेजिंग कॉस्ट भी इनकर होना है। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस हो गया। ये करने के बाद आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लिया और आप फिर आगे फिक्स कॉस्ट के अंदर। दैट क्लियर? जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन आपको पता है X1 प्लस और X2 की, और जो प्रोसेस 2 की फिक्स कॉस्ट है वो सारी की सारी X1 प्लस पे जाएगी। दैट्स इट। सुंदर, अब बताएं कहाँ मसला है, कोई कहाँ परेशानी आ रही थी इसमें? अच्छा जी, आपने व्हाट्सएप किया, ठीक है मनीबा, मैं देखती हूँ। अभी सुंदर कह रही है मटेरियल भी अगर इनपुट होता है प्रोसेस 2 में सेपरेटली तो क्या करेंगे, तो बस फिर वो मटेरियल कॉस्ट है वो X1 प्लस की वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। जिस तरह हमने प्रोसेस 2 की कन्वर्जन कॉस्ट को X1 प्लस में लिया है ना वेरिएबल, उस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस 2 का डायरेक्ट मटेरियल X1 प्लस की कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन उसमें आ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हसनैन कह रहे हैं, चलें ग्रेट हो गया। हसनैन ये पूछ रहे हैं कि अब नॉर्मल लॉस एंड गेन की परसेंटेज कैसे पता चलेगी। पहली बात तो ये कि अब नॉर्मल लॉस एंड गेन की परसेंटेज नहीं दी हुई होती। नॉर्मली होता क्या है कि आपको नॉर्मल लॉस बताया जाता है और आप नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने के बाद एक्चुअल लॉस से कंपेयर करके आपको पता लगता है नॉर्मल लॉस है नॉर्मल गेन है, ठीक है। तो आपका सवाल ही बेसिकली गलत है, ठीक है हसनैन। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आपको पता लगता है कि अच्छा जी यहाँ पे नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल गेन है। वो क्वेश्चन में बताया ही नहीं होता, आपको नॉर्मली ये बताया होता है कि जी नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट। फॉर एग्जांपल आप 10% ऑफ इनपुट कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 25,000। फिर आपको ये बताया जाता है कि परसेंटेज कैसे पता चलेगी, सिचुएशन कुछ ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस एंड एडेड ड्यूरिंग द मंथ व्हाइल कंप्लीटिंग फॉर इक्विवेलेंट यूनिट्स। आप कह रहे हो कंप्लीशन परसेंटेज, आप कंप्लीशन की बात कर रहे हो? अच्छा जी, तो वो अगेन सिनेरियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको अगर तो हम ये कहते हैं गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। अच्छा जी, जो हमारे एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स है वो 100% कंप्लीट होंगे विद रिगार्ड टू गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, ठीक है। हम ये लेते हैं एडेड ड्यूरिंग द मंथ्स में भी 100%। पहली बात तो ये कि आप जो है ना इसको कंफ्यूज कर रहे हो। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स आप अपने सामने जरा लेकर आओ, माइंड में किस तरह से बनता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। जो है वो हमारा बनता है कुछ यूं, किस तरह से, वो डिफरेंट होता है, वैसी बात है। वेटेड एवरेज और फीफो के अंदर डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर, लेकिन मेजरली तो यही होता है ना, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। फिर उसके बाद या इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, है ना। दूसरी कैटेगरी क्या होती है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और एबनॉर्मल लॉस या गेन, है ना हसनैन। आप मुझे ये कह रहे हो कि एबनॉर्मल गेन या लॉस के परसेंटेज का कैसे हम कहेंगे कि कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड में कितने है। तो पहली बात तो ये है कि कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड और एबनॉर्मल लॉस या गेन के यूनिट्स बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। बात समझ आ रही है हसनैन? तो मुझे समझ नहीं आ रहा आपका सवाल फिर क्या है। अगर ये क्वेश्चन है कि भाई एबनॉर्मल लॉस या गेन कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है विद रिगार्ड टू कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, तो पहली बात ये कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड यूनिट्स तो वो हैं जिनके ऊपर जो एबनॉर्मल लॉस या गेन की कैटेगरी में फॉलो नहीं किया, वो तो कंप्लीट होकर आगे मूव ऑन हो गए, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस तो वो यूनिट्स हैं जो कि आपके लॉस हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए ड्यूरिंग द पीरियड, और वो अनएक्सपेक्टेड था। एबनॉर्मल गेन क्या है कि अगर आपके एक्चुअल लॉस आपकी नॉर्मल लॉस से जो है वो कम है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन ये यूनिट्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए। क्लास वर्क नंबर 9 क्या है, मेरे ख्याल से 100% दिया हुआ है टेस्ट में। दिया हुआ है ना,
क्योंकि बताया हुआ है इन्होंने। %70 लेंगे कन्वर्जन कॉस्ट के लिए, कन्वर्जन के लिए जी 70% होगा। स्क्रैप हमारे पास नहीं, स्क्रैप का मतलब बच्चे लॉस ही है। मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि 600 यूनिट्स जो आपके लॉस हुए हैं सिर्फ उनके लिए 170 है, तो व्हाट अबाउट द रेस्ट? पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल से यहाँ पे आपके पास हाँ 600 यूनिट्स है ना आपके। अब भले यहाँ पे वैसे भी नॉर्मल गेन वाला सिनेरियो आ रहा था, राइट? तो स्क्रैप वैल्यू है बेटा, तो स्क्रैप वैल्यू का हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स के साथ क्या ताल्लुक है? स्क्रैप वैल्यू का तो कोई ताल्लुक नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट के लिए 5 रुपीज स्क्रैप वैल्यू। हाँ जी, वो जो एडजस्ट करना है उसको जी बिल्कुल 600 यूनिट से नहीं करना, नॉर्मल लॉस से करना है। यही तो आपने गड़बड़ की होगी। आपने जो कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू डिडक्ट करनी है, मैंने क्या कहा था, हर जगह नॉर्मल लॉस लेना है। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट की वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी और नॉर्मल लॉस के स्क्रैप वैल्यू की वजह से स्क्रैप वैल्यू आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। अब्दुल्ला, आपने स्क्रैप वैल्यू 600 एक्चुअल लॉस का नहीं लेना, नॉर्मल लॉस का लेना। आप जरा देखो लेक्चर्स रिवाइज करो, क्या हम उसमें कभी भी एक्चुअल लॉस का स्क्रैप वैल्यू लेते थे या नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू माइनस करते थे? मुझे ये बता दो बस। मैंने हर जगह क्या लिखवाया है? माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू। मुझे बताएं इसमें नॉर्मल लॉस कितना है? नॉर्मल लॉस कितना था? 2000 समथिंग कैलकुलेट हुआ था, राइट? इधर देख लेते हैं, नॉर्मल लॉस वाज 2640। अब मुझे पता है कि 2640 हमारा नॉर्मल लॉस हुआ नहीं है ना? सॉरी, लॉस हमारा एक्चुअली 2640 नहीं हुआ, लॉस तो सिर्फ 600 यूनिट्स हुआ है, लेकिन आपने फिर भी स्क्रैप वैल्यू क्या लेनी है? 2640 की आपने स्क्रैप वैल्यू लेनी है। अच्छा हसनैन, आप कह रहे हैं कि लेकिन वो 100% ले रहा है फॉर मटेरियल कन्वर्जन एंड प्रोसेस 1 के यूनिट्स। हाँ, तो प्रोसेस 1 के यूनिट्स पे तो वो वही लेगा ना बेटा, यहाँ पे तो वो 100% ही लेगा। जो मटेरियल ए है, देखो पहली बात तो ये कन्वर्जन लेबर एंड ओवरहेड, हाँ यहाँ पे 70% होना चाहिए। लेबर एंड ओवरहेड शुड बी 70%। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी यही देख रही हूँ अभी। नॉर्मल गेन में लेबर एंड ओवरहेड शुड बी 70%। हाँ, दिस शुड नॉट बी 100%, दिस शुड बी 70%। ये 70% होना चाहिए, ठीक है स्नैन? ठीक है, हाँ जी ये 70% होगा। ये फिर मैं इन्होंने एरर किया हुआ यहाँ पे, ठीक है? ठीक है जी, एक और चीज क्या है सुंदर, प्रोसेस 2 में लेट्स से नॉर्मल लॉस होता है तो वो पर यूनिट कॉस्ट के लिए नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग वाली कैलकुलेशन नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लेंगे। मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ ना, प्रोसेस 1 को आप आइसोलेशन में रखें, प्रोसेस 2 को आइसोलेशन में रखें। बस प्रोसेस 2 में एक एडिट चीज क्या हो जाएगी, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, उसका काम हो जाएगा। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है? प्लैटिनम के अंदर क्या हिसाब किताब हो रहा है हमारे पास? पहली बात तो ये कि वेटेड एवरेज इस्तेमाल हो रहा है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट एज ट्रीटेड एज अ रिडक्शन इन जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू रेट ऑफ पॉइंट। Normal production losses on both processes are estimated at 10% of input and are incurred at the beginning of the process. Loss of each factor in process 1 results in a solid waste of इतना. Loss of process 2 has no sale value. हाँ जी, इसमें क्या मसला है? पर यूनिट, सॉरी मैं सोल्यूशन खोलूं सामने ताकि मैं उसी को देख के आपको फिर समझा देती हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 था, बाय प्रोडक्ट को क्वांटिटी स्केड्यूल से लेस नहीं कर सकते। लेस क्यों करना है? मतलब हाँ करेंगे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? आपने क्या बनाना है? हाँ बिल्कुल करना है, किसने कहा कि नहीं करना? क्वालिटी स्केड्यूल में वो भी तो आउटपुट का पार्ट होगा ना। अच्छा मैं मुनीबा बच्चे मैं देखती हूँ अभी, ठीक है? मैंने अभी देखा नहीं। अच्छा जी, आप सुंदर कह रही है आपको प्रोसेस 2 के अंदर जॉइंट जो कॉस्ट पर यूनिट है उसका मसला आ रहा है। अच्छा जनाब, देखिए अगर मैं वही कह रही हूँ कि देखिए वर्किंग करने का तरीका कितना डिफरेंट होता है ना हर एक का, तो थोड़ा सा अपना इसमें लगाएं, पहले खुद वर्किंग करें और फाइनल आंसर्स अपने पास ढूंढें, मैच करें इसमें से, ठीक है? तो हमारे पास क्या हिसाब किताब है, किधर है कॉस्ट पर यूनिट? प्रोसेस 1 में भी ठीक है, मैं लिखती सी, मैं पहले देखूं तो सही इनकी वर्किंग, पहले मैं तो देखूंगी क्या उन्होंने किया हुआ, किस तरीके से किया हुआ। जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है पहले प्रोसेस 1 की, उसमें फिर इन्होंने एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन कर सकें, ठीक है? वो हमने अलग कर दी। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट तो अलग हो गई, ठीक है? फिर आ रहा है प्रोसेस 2 में सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2 है 1542000, इक्विवेलेंट इन 3855 और 400 ये हो गया। और हमारे पास कॉस्ट कहाँ पे आ रही है? हमने क्या किया हुआ है? 515200। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? आप 515200 तक आ गई थी, ठीक है? उसके बाद उन्होंने 9800 से डिवाइड नहीं किया हुआ है। 9800 क्या है? तो प्रोसेस के बाद एलोकेशन नहीं सही आ रही। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल बच्चे, इसमें से अगर मैं आपको ये बोलूँ 515200 को डिवाइड करें 9800 से, हाँ करें जरा, क्या आंसर आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस जो है वो शुरू में हो रहा है ना, लॉस शुरू में हो रहा है, इसका मतलब है कन्वर्जन कॉस्ट जो लग रही है वो सारी की सारी रिमेनिंग यूनिट्स पे लग रही है। ये बात समझ आ गई है ना सुंदर?
जो कन्वर्जन कॉस्ट लग रही है वो लग रही है सारी की सारी किनके ऊपर, जो हमारे रिमेनिंग यूनिट्स हैं, जो गुड यूनिट्स है ना। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरा जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो इंटायरली किस पे लगा, जो मेरा आउटपुट होने वाला है, यानी कि जो जे वाले मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर इसका सॉल्यूशन ये रहा 515200 का आप 9800 से डिवाइड करें, इन्होंने भी किया हुआ है। हाँ जी, माइक ऑन करके बता दें क्या इशू आ रहा है आपको इसमें। एक मिनट, मैं अपना स्पीकर भी ऑन कर दूं। हाँ जी सुंदर, अच्छा मुनीबा, इन द मीन टाइम आप मुझे बताओ, सुंदर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। आपका माइक ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ लेकिन आवाज नहीं आ रही आपको। हाँ जी बच्चा, अच्छा जी, इस क्वेश्चन में वर्किंग ट्री में क्वांटिटी शेड्यूल सही बनाया है, आई कैप और पैक में ऐसे सॉल्व नहीं किया हुआ, बट मैंने ऐसा किया है, तभी आंसर सेम नहीं आता। प्लीज चेक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ये तो मैं आपको फिर पर्सनली अभी रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन आपसे स्किप, मेरा आपसे मतलब आपका क्वेश्चन स्किप हो गया था, तो मैं इसको देख के आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्वांटिटी शेड्यूल अगेन डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है मनीबा, ये बात मैं पहले भी बता चुकी। क्वांटिटी शेड्यूल पे कोई फिक्स फॉर्मेट तो है नहीं, हमने खुद जो है वो 2 तरीकों से मैंने आपको कराया था क्वांटिटी शेड्यूल, राइट। तो क्वांटिटी शेड्यूल का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि आपका जितना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और इनपुट है, आप उसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करते हो। ठीक है, नहीं रॉन्ग तो कोई नहीं होता, क्योंकि क्वांटिटी शेड्यूल तो आपकी वर्किंग का पार्ट है। सुंदर, आई कांट हियर यू बच्चे। अच्छा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, जरा मैं 2 मिनट्स का ब्रेक ले रही हूँ। आप लोग अपने जरा क्वेश्चंस लिखें, आई विल बी राइट बैक। ठीक है, This conference will now be recorded. काम मैं ये करती हूँ, ठीक है, एक काम मैं ये करती हूँ कि आपको इसकी लॉजिक थोड़ी सी समझा देती हूँ। अगेन, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़नी नहीं चाहिए, है ना। एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़नी नहीं चाहिए। तो क्या मतलब हुआ, अगर आप, जैसे मैं वर्किंग सामने खुली हुई है ना, अगर आप 515200 को ही और प्लस 2.6 मिलियन, ठीक है, 515200 प्लस 261000, अगर आप इन इसको अगर आप एलोकेट कर देते हैं किसके ऊपर, J101 और J202 पे, तो क्या हो रहा है, कॉस्ट पर यूनिट आपकी बढ़ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रही है? एबनॉर्मल लॉस का आपको ऑब्जेक्टिव पता है, एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारी कॉस्ट पर यूनिट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अब इंक्रीज नहीं होनी चाहिए वो, है ना। आपको ये बात बताई जा रही है कि जो टोटल हमारे पास कॉस्ट आ रही है डायरेक्ट मटेरियल की, वो कितनी आ रही है, 515200, है ना। 515200 में एक इम्पैक्ट किसका शामिल है, एबनॉर्मल लॉस की शामिल है। तो हमें क्या करना है, हमने 515200 में से एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को माइनस करके जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो गुड यूनिट्स पे एलोकेट करनी है। तो फिर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ये अंडरस्टूड है बेटा, अंडरस्टूड है। कैसे पता आपको, आपको ये बात बताई जा रही है, फॉर एग्जांपल कि मैंने जो डायरेक्ट मटेरियल लगाया, डायरेक्ट मटेरियल मैंने लगाया 500 किलोग्राम्स का फॉर एग्जांपल, और टोटल जो डायरेक्ट मटेरियल मैंने इनपुट किया है ना प्रोसेस में, वो 1.2 मिलियन, और फिर आपको बताया जा रहा है कि एबनॉर्मल लॉस भी है। एबनॉर्मल लॉस है फॉर एग्जांपल 5000 किलोग्राम का। तो क्या अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है ना। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख किलोग्राम में 5000 किलोग्राम डैमेज हो जाना है। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये बात तो अंडरस्टूड होती है, लॉसेस होने ही इनपुट में से हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल जो आपने लगाया है 5.748 मिलियन का, है ना, उसमें से आपका क्या होना है, एबनॉर्मल लॉस होना है। अब बात समझ आई? अब एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट हम किस तरह से निकालेंगे, तो देखें यहाँ पे 515200 टोटल कॉस्ट है ऑफ गुड यूनिट्स एंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस, यस और नो, है ना। ये गुड यूनिट्स, नॉर्मल यूनिट या नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस, इन तीनों की ये टोटल कॉस्ट है 5152। तो मैं नॉर्मल लॉस के एक यूनिट का मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरी कॉस्ट पर यूनिट वही बनती है। मेरी टोटल एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट आ गई 157714। लेकिन मैंने इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैंने जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है अपने J101 और J202 में, उनमें से मैंने एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को निकालना है, निकाल के फिर जो अमाउंट आएगी वो मैं एलोकेट करूंगी। दैट क्लियर? अच्छा जी, सुंदर साहब ने मुझे वर्किंग भेजी है। हाँ, ये किस चीज की वर्किंग है, 9800, यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा जी, फिर उसमें आपने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए 26, अच्छा जी, आपने 5748 में माइनस किया, 96 माइनस किया, ठीक है, यहाँ तक भी आपको बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास जो कॉस्ट पर यूनिट आती है वो आती है 525.71 और 266.33, ठीक है जनाब, यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में आपके पास आता है कंप्लीटेड यूनिट्स आपके पास हैं 9500 मल्टीप्लाइड बाय 525.71 प्लस 266.33, अच्छा, जो आता है 7524380। और इनका किस तरह, ऑब्वियसली बात है, इनकी एलोकेशन डिफरेंट हो रही है ना। 4147792447 7524, अच्छा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स उन्होंने निकाली है ना, हम नीचे आ जाते हैं। अच्छा, इन्होंने वो नहीं बनाया हुआ ना स्टेटमेंट ऑफ, जो इवैल्यूएशन में बनाते हैं 7604,286। नहीं 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 नहीं, ये देखो ना, आपने जो 7761 को, आप 7761 को कंपेयर नहीं करो, आप 7604,286 को कंपेयर करो 7524380 से, ठीक है। सुंदर साहब को बात समझ आ रही है? 7.6 मिलियन में एबनॉर्मल लॉस माइनस हुआ है,
तो आपकी भी अभी भी फिगर में डिफरेंस आ रहा है ना, आपका जो 7.524 मिलियन है ना, वो आप कहोगे ये इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। लेट मी सी। यूनिट्स तो वही आ रहे हैं 9500, ठीक है। आप लोगों ने भी 95 लिया था। जस्ट गिव मी अ मिनट, इसमें क्या लॉजिक है इसकी। अच्छा एक मिनट, आप क्या कर रहे हो, 5.52 को आप डिवाइड कर रहे हो 9800 से, यहाँ पे भी ये लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। फिर नहीं, मुझे तो सही लग रहा है। 542 है आपका। हाँ, आपका पर यूनिट नहीं, पर यूनिट आपका ठीक आ रहा है 9800। 525.71 नहीं, ठीक है। ये मैं आपको ना जरा आपकी भी वर्किंग देख के ना फिर मैं आपको उसका समझाती हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही थी ना, आप लोग पहले अपने शेयर कर लेते तो मेरे से मुझे फिर अभी जो है ना वो समझाना फिर आसान होता। अब ये कि मैं जरा क्वेश्चन भी मैं भी रीड कर रही हूँ तो ऐसी बात है, उस आपके उसमें वर्किंग भी मैं पहले देखूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे। हाँ नहीं, कोई मसला नहीं, मैं आपको अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। अभी मैं क्योंकि वो प्रोसेस कॉस्टिंग वाले उसमें हूँ, तो मैंने आपके नोट्स भी इंशाल्लाह अपलोड करने क्लास के बाद, और मैं आप लोगों की जो क्वेश्चन है बाकी वो भी इंशाल्लाह देख लूंगी, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 में लॉस का बता दूं, ठीक है। सुंदर और मुनीबा, मैं ग्रुप पे ही कोशिश करूंगी कि रिस्पॉन्ड कर दूं, ठीक है। कल की क्लास के टाइमिंग्स हैं वो 10 बजे है। अच्छा जी, मोहम्मद शाहरुख आप क्या बोल रहे हैं, चल फिर अगेन व्हाट एबनॉर्मल लॉस एड है। हसन आपको बात समझ में आ गई। हम लोग जो इनपुट करते हैं हमें पता होता है नॉर्मल लॉस दोनों इन्हीं में से होने हैं, ठीक है। और जेबा का क्वेश्चन मैं भी आती हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पे, और जनाब 10 to 12 30 कर ले, हो सकता है बीच में मैं 10-15 मिनट का ब्रेक दे दूँ, ठीक है। चलें जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसमें यकीनन कोई छोटा सा ही पॉइंट होगा जो मैं अभी प्रॉपर्टी देखूंगी तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी, ठीक है। मुनीबार सुंदस, अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। अबाबील, हाँ जी जनाब, ये हमने दिया भी था, हमने किया हुआ भी है होम असाइनमेंट में। जी जेबा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? लॉस, अच्छा जी, वो क्या कह रहा है, इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रोसेस इन द कुकिंग डिपार्टमेंट इज 80% कंप्लीट। अच्छा, हमारे कितने डिपार्टमेंट्स थे? हमारे दो ही डिपार्टमेंट्स थे ना, एक हमारे पास कुकिंग डिपार्टमेंट है और एक हमारा पैकिंग डिपार्टमेंट है ना, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, दो है, कुकिंग और फिनिशिंग। अच्छा जी, वो कह रहा है कि इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रोसेस इन द कुकिंग डिपार्टमेंट इज 80% कंप्लीट। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि जी हमारे पास 100% कंप्लीट होता है, हम अज्यूम ये करते हैं द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन के मटेरियल तो प्रोसेस के शुरू में लग जाएगा ना। तो नहीं जनाब, मैंने नॉर्मल लॉस का तो बोला ही नहीं था। अच्छा, कॉस्ट तो नहीं ना, स्क्रैप वैल्यू कह रहे हैं आप इस क्वेश्चन में। अच्छा चलिए अब्दुल्ला, मैं जरा सवाल पे वापस आती हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन पे जरा वापस आती हूँ, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गई हूँ। अच्छा जी, तो इसमें वो क्या कह रहा है कि आप इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो, 3% जो बात कर रहे हो आप। अच्छा जी, चलो ठीक है, अभी सवाल देखते हैं ना। नॉर्मल लॉस कह रहा है 5% ऑफ इनपुट है एंड कंप्राइजेज ऑफ, तो बेटा 3% और 2% बेसिकली ये आपकी नॉर्मल लॉस की तो फिगर है। नॉर्मल लॉस आपका 5% है ना, वो 5% की बाइफिकेशन बता रहा है, तो 2% में नॉर्मल लॉस है, 3% में नॉर्मल लॉस है, तो उसी की हमने स्क्रैप वैल्यू लेनी है। पहली बात तो ये 3% के जो यूनिट्स हैं, जो 3% हमारे पास इंस्पेक्टेड है, वो है ही नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की बाइफिकेशन है 2 और 3%, तो टोटल 5% है। नहीं बेटा, 600 यूनिट्स एक्चुअल स्क्रैप है, एक्चुअल लॉस है उस वाले सवाल में, ठीक है। मैं भी, हाँ जी, मैं इसको रीड करती हूँ, ठीक है। अच्छा, 2% तो वेट लॉस है ड्यू टू कुकिंग, है ना, वो तो ठीक है अब्दुल्ला, दोनों क्वेश्चन में फर्क है ना। वो उस सवाल में जो 600 यूनिट्स है वो एक्चुअल लॉस है, 2000 यूनिट्स करके समथिंग वाज आर नॉर्मल लॉस, और एक्चुअली कितना स्क्रैप हुआ, एक्चुअली स्क्रैप हुआ 600, तो 600 आपको एक्चुअल लॉस के बारे में बताया जा रहा है। तो हमने 600 यूनिट्स थोड़ी लेना है, हमें तो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू लेना है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मुझे बात बताओ स्क्रैप कौन सा हिस्सा होगा, वो जिसकी कोई हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस है। 5% में से 2% जो वेट लॉस है वो तो वेट लॉस हो रहा है कुकिंग की वजह से, है ना, वो तो वेट लॉस हो रहा है, उसको तो आप स्क्रैप नहीं कर सकते ना। आप स्क्रैप किसको करोगे, रिजेक्शन ऑफ नगेट्स को, और उन्होंने आगे बताया हुआ रिजेक्टेड नगेट्स ही सेल होते हैं 60%, बात करोगे 60 रुपीज पर केजी। अब्दुल्ला, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। चले जी, अब लॉसेस हमें क्या करने हैं, अब अगेन ये वाली बात होगी 5% ऑफ इनपुट से क्या मुराद हुआ, अब हमें ये देखना पड़ेगा, है ना। अच्छा जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मुझे बताएं जरा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या इंस्पेक्ट हुए होंगे या अभी करंट पीरियड में इंस्पेक्ट होने? हाँ जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो 30,000 किलोग्राम है, क्या वो हमारा इंस्पेक्ट हो चुका होगा पिछले महीने, या वो जून में इंस्पेक्ट होना है? अब होंगे, है ना, क्योंकि वो 50% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, यानी कि 80% अब करंट मंथ में होंगे, तो जैसे 80% होंगे वो, इसका मतलब है इंस्पेक्टेड यूनिट्स में एक तो हमारे पास आ जाएगा 30,000, है ना।
आगे अब आपको मैंने आपको क्या लिखवाया था कि जहां पे आपको लिखा हुआ समथिंग सम परसेंट ऑफ इनपुट, लेकिन साथ ही उन्होंने स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन भी दी हुई हो, तो हम एक्चुअली क्या लेते हैं, हम 5% ऑफ इनपुट नहीं लेते, इनपुट फॉर ड्यूरिंग द मंथ नहीं लेते, बल्कि हम लेते हैं 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। यस, याद है? तो अब हम जरा लॉजिकली देखते हैं, तो हमारे करंट पीरियड में यूनिट्स इंस्पेक्ट कितने होने हैं, 30,000 किलोग्राम इंस्पेक्ट होंगे, है ना, प्लस हमने इनपुट फॉर द मंथ कितना किया, 4,20,000 हमने फर्दर इनपुट किया, है ना। अच्छा, फिर वेट आफ्टर कुकिंग, ये तो लॉस के बाद हो गया, 4,40,000, ठीक है। वेट आफ्टर कुकिंग क्या है ये, यानी कि 450,000 से वो 440 पे बच गया, ठीक है ना। ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट है 3,62,000 और ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 65,000। अब जरा अगर हम कैलकुलेट करें कि हमारा लॉस कितने पे होगा, हाँ जी जरा बताएं। 30,000 इंस्पेक्ट होना है, ये तो हमें पता है ना। और बताएं क्या ऐड करेंगे इसमें, इंस्पेक्टेड यूनिट्स में हमने क्या लेना है, जी जरा बताएं जरा। जेबा आप जरा सोच के बताएं, नॉर्मल लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30,000 प्लस 4,20,000। अच्छा, 65,000 यूनिट्स को हम कह रहे हैं कि वो इनकम्प्लीट है, वो हमारे 80% वाले बेंचमार्क तक नहीं पहुंचा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे ये जरा बताएं कि हम कितने किलोग्राम मीट जो है वो इंस्पेक्ट करवा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि 30,000 किलोग्राम मीट जो है वो करंट पीरियड में इंस्पेक्ट होगा, है ना। इसके अलावा और क्या इंस्पेक्ट होगा, 4,20,000 का मीट हमने फर्दर डाला था, वो इंस्पेक्ट होगा। 65,000 किलोग्राम का मीट वो है जो कि हमारा क्या हुआ है, क्या कहते हैं, मतलब इनकम्प्लीट है और वो 80% तक पहुंचा भी नहीं, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे कितने किलोग्राम मीट का इंस्पेक्ट होगा, 450 माइनस 65,000। लेकिन इसमें एक चीज और भी है ना, वेट आफ्टर कुकिंग भी तो दिया हुआ है, 4,40,000। इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रोसेस इन द कुकिंग डिपार्टमेंट इज 80% कंप्लीट, नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ इनपुट एंड कंप्राइजेस ऑफ 2% वेट लॉस ड्यू टू कुकिंग। यानी कि हम ये अज्यूम करें कि ये 100% कंप्लीट कुक होने के बाद, ठीक है, 100% कुक होने के बाद 4 लाख, ठीक है जनाब। हाँ जी, 3,85,000 किलोग्राम हमारा इंस्पेक्ट होगा ना। अब बताएं 3,85,000 का 5%, जी जेबा ये ना इधर आ गया, इधर देख लेना। अब यहाँ पे 5% सीधा सीधा नहीं लगाएंगे ना, 5% तो खैर उन्होंने टोटल बताया है, ठीक है। 5% हम उसको ऑब्वियसली बाइफरकेट करेंगे, हमारे वेट लॉस की वजह से कितना हमारा हो रहा है, उन्होंने बाइफरकेट ही कर दिया, ठीक है। कितना आंसर आ रहा था, 19,250 आ रहा था, 19,250 को उन्होंने बाइफरकेट कर दिया कि वेट लॉस जो है ना वो है 7,700 किलोग्राम, और हाँ बाद में अलग कर दें, और जो रिमेनिंग है वो है, बेसिकली हमने ये फिगर बाइफरकेट क्यों करनी है, स्क्रैप वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये जेबा, जो लॉस हो रहा है ना वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद नहीं हो रहा, पहली बात तो ये, तो इसलिए हमने 4,40,000 नहीं लेना। बात समझ आ रही है क्या? क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है कि जो लॉस हो रहा है वो कुकिंग मतलब इंस्पेक्शन हो रही है, वो पहले कुकिंग कंप्लीट होगी उसके बाद इंस्पेक्शन होगी, नहीं ना, वो तो हो रही है जब 80% कंप्लीट है। कुकिंग कंप्लीट होने के बाद वेट 4,40,000 होता है या पूरा 4,50,000 होता है, उससे हमारा कोई वर्ज नहीं है। इज दैट क्लियर? ये तो कह रहे हैं ना कि जब कुकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर 4,40,000 हमारे पास पड़ा होगा, लेकिन हम इंस्पेक्शन तो कुकिंग कंप्लीट होने के 80% पे कर चुके होंगे, तो क्या उसमें वेट लॉस इनकॉर्पोरेट होगा? नहीं ना, उसको तो हम इग्नोर कर देंगे फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि 80% कुकिंग जब कंप्लीट होगी उस टाइम पे हमें पता ही नहीं है कि कितना लॉस हो गया कितना नहीं हुआ। हाँ, कंप्लीट होने के बाद हमें पता है कि वो 4,50,000 का जो किलोग्राम है वो 4,40,000 पे खड़ा हुआ है। अब बात समझ आई? तो आपका बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होगा। इसका क्या मतलब है, इंस्पेक्ट आप कितने कराओगे, 3,85,000 यूनिट्स, है ना, किलोग्राम, 3,85,000 का 5% हो जाएगा लॉस, और उसमें से जो 2% है वो आपका होगा वेट लॉस की वजह से, और जो रिमेनिंग है वो आपका जो नगेट्स हैं वो जो स्क्रैप करने हैं वो हमारा लॉस होगा। सिंपल है ये बिल्कुल। और बताएं, हाँ जी और बताइए। क्लास वर्क नंबर 9 में जी, क्लास वर्क नंबर 9 में क्या हो रहा है, स्मार्ट प्रोसेसिंग वाला सवाल है। हाँ जी, क्लास वर्क नंबर 9 हमारा कौन सा सिनेरियो था, पहले हम ये देख लेते हैं। एक तो ये कि हमारा मटेरियल ऐड हो रहा है और हमने अब नॉर्मल लॉस को हमने 0% डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट में हमने लिया है, हमने 0% लिया। आर यू श्योर? 100% लेना चाहिए। डिपार्टमेंट ए वाली कॉस्ट तो हमारी 100% कंप्लीट होगी, हमने 0% लिखा है, ये जरा मुझे चेक करके बताएं। हाँ जी, डिपार्टमेंट बी में जो डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट है उसका हमने कितना परसेंट लिया? आई होप आई एम गेटिंग यू करेक्ट, यही आप कह रहे हो ना। अब नॉर्मल लॉस के अंदर हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं, एक होगा हमारे ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, एक होगा मटेरियल, नया मटेरियल जो ऐड हुआ, और एक होगा कन्वर्जन कॉस्ट, है ना, डिपार्टमेंट बी के अंदर।
उसमें हमने क्या लिया, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स जो है उसके इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए हमने 0 लिए हैं। इट शुड नॉट बी 0, इट शुड बी 100%। चेक करें जरा सारे, इट शुड बी 100%। नहीं 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 नहीं, इसको जरा फिर अपने पास ठीक करें, इट शुड बी 100%। किधर गया जी, बिल्कुल ये 100%। अच्छा, इन्होंने तो वैसे ही 2 कॉलम्स में किया, इट शुड बी 100%। सब जरा अपने पास ये इसको करेक्ट करें अगर तो हमने 0 लिया। पीछे तो पैक का नहीं नहीं मैच कर जाएगा, क्यों नहीं करेगा। देखिए एबनॉर्मल लॉस डिपार्टमेंट बी में तो हुआ है, लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट ए के यूनिट्स थे वो तो 100% कंप्लीट है ना बच्चे। नहीं, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। हम लोगों ने 0%, एक सेकेंड। मुनीबा, आप ये बात कह रहे हो ना, डिपार्टमेंट बी का जो हमने मटेरियल को हमने बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है ना, इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, न्यू मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, है ना। इसके अंदर हम जब आते हैं एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं टोटल? 6100 यूनिट्स जो है वो इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% कंप्लीट होंगे ना। हाँ 100% होना चाहिए उसको, हमने 100% ही लिया होगा बच्चे। 100% होगा, नहीं नहीं 100% होगा वो। आप 100% लिखें, अगर हमने 0 लिखा है तो वो गलत है। 6100 होगा न्यू मटेरियल, क्योंकि ये वो वाला सिनेरियो है जिसमें नया मटेरियल बाद में ऐड होता है, ये वही वाला सिनेरियो है। हाँ ठीक है, आफ्टर इंस्पेक्शन, तो इसका मतलब है कि नया मटेरियल का नॉर्मल लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है, है ना। न्यू मटेरियल में वो 0 होगा, इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए में वो 100% होगा। ठीक है, 3 कैटेगरीज में हम बात करते हैं ना, इनपुट फ्रॉम ए। इसको जरा करेक्ट कर दें अगर तो ये गड़बड़ होगी, मैं कल क्लास में भी फिर मैं ये समझा दूंगी कि ये 100% होगा। ठीक है, न्यू मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट, हाँ जी, इसको जरा अपने पास पे ठीक करें। सही है, इनपुट फ्रॉम मटेरियल ए विल ऑलवेज बी 100% कंप्लीट, न्यू मटेरियल विल बी 0% कंप्लीट एंड कन्वर्जन कॉस्ट विल बी कंप्लीट एज पर जो आपका स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। कितना है स्टेज ऑफ कंप्लीशन? 0% है ना, नहीं 0% नहीं, कितना है? 60%। अच्छा देखो लॉजिक इसकी क्या है, मेरी बात गौर से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वैसे अजान नहीं हो रही लेकिन मैं जल्दी से इसको कवर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कह रही हूँ कि इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, मैं यूनिट्स की टर्म में आपको बता देती हूँ, ठीक है। 100 किलोग्राम मैंने इनपुट किया डिपार्टमेंट ए से, ठीक है। अच्छा जी, फिर मैंने जो नया मटेरियल लगाया ना, फॉर एग्जाम्पल वो 50 किलोग्राम है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि जी लॉसेज होने है ना, लॉस होने, कितने यूनिट्स लॉस होने, वो होने फॉर एग्जाम्पल 20 किलोग्राम मेरा एबनॉर्मल लॉस में निकल जाना है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है। पहली बात तो ये, मैं अगर आपको ये कह दूं कि जी लॉसेज अकर बिफोर न्यू मटेरियल इज एडेड, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ कि मेरे जो 20 किलोग्राम है वो कौन सी कैटेगरी में से लॉस होंगे, वो होंगे इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए से। मेरी बात गौर से सुनिएगा अब्दुल्ला, अभी मैं समझा रही हूँ, इतना तो समझ में आ गया ना। जो मेरे 20 किलोग्राम का एबनॉर्मल लॉस होना है, ये फिर होना है मेरे कौन से, इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए से। न्यू मटेरियल में से कोई लॉस ही नहीं होगा क्योंकि न्यू मटेरियल तो इंस्पेक्शन के बाद डल रहा है ना। अच्छा जी, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस 20 किलोग्राम के ऊपर क्या इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए की 100% कॉस्ट कंप्लीट थी या उसमें फर्दर कुछ करना था हमें? डिपार्टमेंट ए का काम होके तो खत्म हो चुका है ना, डिपार्टमेंट ए का काम होके खत्म हो चुका है, तो मैं तो अपनी कॉस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ, है ना। न्यू मटेरियल की कॉस्ट अलग है, कन्वर्जन कॉस्ट अलग है, और इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए से जो मेरी कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड हो रही है वो अलग है। तो मुझे जरा इस बात को सोचकर बताइए, इस 20 किलोग्राम के नॉर्मल लॉस के ऊपर मैं क्या कहूंगी, क्या मेरी डिपार्टमेंट ए का सारा काम कंप्लीट हो चुका था इस 20 किलोग्राम के ऊपर? बात समझ आ रही है? इस 20 किलोग्राम के ऊपर, या अब अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊं तो इस 6100 यूनिट्स के ऊपर मेरा डिपार्टमेंट ए का सारा काम कंप्लीट था 100%। इज दैट क्लियर? मेरा न्यू मटेरियल का इन 6100 यूनिट्स पे कोई काम नहीं हुआ था, 0%। और मेरी कन्वर्जन कॉस्ट का इन 6100 यूनिट्स पे कितना परसेंट काम कंप्लीट था? 60%। अब बात समझ आई? क्लियर होगी बात? क्या नहीं समझ आया? हमेशा यहाँ पे इनपुट फ्रॉम पिछले डिपार्टमेंट का 100% लेंगे, हमेशा 0% नहीं होगा। ये बात मैं फिर कल क्लास में भी रिवाइज कर देती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 0% लिखा दिया तो ये गलत है, ठीक है। वो मैं करेक्शन करा दूंगी फिर क्लास में। लेकिन अब्दुल्ला इसमें लॉजिक में क्या आपको मसला लग रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है ना? आप मुझे ये बात बताएं, मेरे पास जो एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स है वो कितने हैं? 6100, ठीक है, ठीक है ना। हम यहाँ पे जो परसेंटेज लेते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि कितना काम हमने किया, है ना, कितना काम हमारा हो चुका है, या सुनो बात समझ आ गई ना, कितना काम हमारा हो चुका है हम बता लेते हैं ना, यहाँ पे परसेंटेज लेते हैं। 0 कहाँ ले रहे हैं बेटा, 0 कहाँ ले रहे हैं? पैक और आई क्या, पहली बात तो ये कि पैक का जो फीचर सोल्यूशन गिवन है उसमें उन्होंने इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए को एज अ सेपरेट कैटेगरी रखा ही नहीं है,
यहाँ पे ये देखें, इधर देख लें, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना ले रहे हैं, प्रीवियस डिपार्टमेंट का भी तो कॉस्ट जा रहा है उसमें। ये देखें क्या हो रहा है, 6100 यूनिट्स, पूरे के पूरे 6100 यूनिट्स पे डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट पर यूनिट अप्लाई कर रहे हैं लोग। इन्होंने अलग अलग वर्किंग की। आप प्रॉपर तरीके से करेंगे आपका यही आंसर आएगा। मुनीबा आप इधर देखो ना, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है, प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट में देखो 100% यूनिट्स लिए इन्होंने। मेरी बात आपको समझ आ रही है? अगर आप टोटल एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालते हो तो उसमें दो कंपोनेंट्स हैं। हम लोग किस तरीके से करते हैं, हम इस तरह से करते हैं। इधर देखें, अगर हम इसको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा पीछे से। ठीक है, किस तरीके से हो रहा है, हम जरा इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने बनते हैं, एबनॉर्मल लॉस के इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए के बनेंगे 6100, न्यू मटेरियल के होंगे 0 और कन्वर्जन कॉस्ट के कितने होंगे 6100 का 60%। इज दैट क्लियर? तो देखो यही हो रहा है ना, 3660। अब हमने क्या करना है, अब जब हम एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालते हैं तो हमें उसको क्या किससे मल्टीप्लाई करना होता है, कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना होता है। इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए की इक्विवेलेंट यूनिट्स को यूज करके कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो वो इतनी ही होगी, क्योंकि 4.60 होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए के कॉलम के हम यही बनाते हैं ना, हम इस तरह से कॉस्ट पर यूनिट में आपको थोड़ा सा सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, फिर हम ये कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट के अंदर भी यही 3 कॉलम्स होते हैं, है ना। कॉस्ट पर यूनिट में भी हमारे यही 3 कॉलम्स होते हैं। हम क्या कहते हैं, हमारा यहाँ पे क्या था, फीफो है वेटेड एवरेज है। इस क्वेश्चन में क्या है, फीफो है वेटेड एवरेज है। फीफो है ना, फीफो है तो इसका क्या मतलब है, कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में हमारे पास ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं होगा, है ना। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ में क्या आएगा, इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए की अमाउंट कितनी है, जरा मुझे वर्किंग देखकर बताएं, इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए की वर्किंग कितनी है। तो अपने तरीके से जरा मुझे बताएं, जरा इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए की वर्किंग कितनी है। हाँ जी, कॉस्ट की अमाउंट कितनी है, 29,974,000, यही है 29,974,000। ठीक है, न्यू मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, न्यू मटेरियल की कॉस्ट है, न्यू मटेरियल की कॉस्ट नहीं दी हुई ना, कोई कॉस्ट नहीं है, एडिशनल कॉस्ट नहीं है, 29,294 नहीं, वो तो हम बाद में माइनस करते हुए दिखा देंगे ना बेटा मुनीबा, वो बाद में माइनस करते हुए दिखाएंगे। न्यू मटेरियल की फर्दर कॉस्ट नहीं इंटर हो रही, कन्वर्जन कॉस्ट कितना है, मैं इसको फिर इग्नोर करी। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट मैंने सॉल्व करी, न्यू मटेरियल की फर्दर कोई कॉस्ट इंटर नहीं हो रही। ये कैसे, ये क्या हो गया, दोबारा से हमारे पास मटेरियल COX इंट्रोड्यूस हो रहा है, COY जो इंट्रोड्यूस हो रहा है बिल्कुल कॉस्ट है उसकी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। 9693 हाँ मैं वही बोलूँ, ये कैसे हो सकता है 9693। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए पहली बात तो ये कि हमें एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट यहाँ से माइनस करनी है ना, ताकि हमारे पास क्या हो, हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट बढ़े ना। अब एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, ऑब्वियसली बात है, कैसे करेंगे हम, 29,974,000 कैसे करते हैं, फिगर मैं यहीं से ले रही हूँ। कॉस्ट पर यूनिट में से नॉर्मल लॉस हम लेस करते हैं ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ एक पे इसका मतलब है हमने गलती किया, वो है 0% नहीं लिखना, 100% लिखना है। हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट क्यों माइनस कर रहे हैं हम इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए से, ये जरा मुझे फिगर देकर बताएं वर्किंग में से कितनी है। मैं वो पूरी कैलकुलेशन में जाना नहीं चाह रही, लेकिन लॉजिक मैं आपको बताती हूँ क्या वजह है। एबनॉर्मल लॉस हम क्यों माइनस करेंगे इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए से, ताकि हमारी कॉस्ट पर यूनिट एबनॉर्मल लॉस की वजह से बढ़े ना। जो हमारे गुड यूनिट्स की कॉस्ट है, जो रिमेनिंग यूनिट्स की कॉस्ट है, वो हमारी बेटा ऐसे ही किया था, मैंने आपको डिफरेंट तरीके से कराया, मैंने उसको मेरे से अलग से मतलब नीचे से अलग वर्किंग में मैंने माइनस किया था। एक मिनट रुक जाए, मैं जरा सोल्यूशन ढूंढती हूँ उसका, अगर मेरे पास यहाँ पे सॉल्व हुआ हो। ये कौन सा है, क्लास वर्क 9 है, टारगेट कॉस्टिंग है, ये तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, एक सेकंड जस्ट गिव मी अ मिनट। क्लास वर्क 11, क्लास वर्क, एक मिनट बेटा मेरे पास यहाँ पे वर्किंग हुई, ये रही क्लास वर्क 9 आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे गलती हो सिर्फ ये हुई है, ठीक है, यहाँ पे गलती हमारी यहाँ पे हुई है, बाकी सब चीजें बिल्कुल ठीक है, सही है। इधर देखें, ये मैंने क्या किया हुआ है, अच्छा जी, हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, जो हमारे पास इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट है बिल्कुल वही किया हुआ है जो पीछे हुआ है, ठीक है, बिल्कुल वही किया हुआ है। वर्किंग 2 पर आते हैं। वर्किंग 2 में हमने क्या कैलकुलेट किया कि हमारे पास जो इनपुट थे डिपार्टमेंट ए के वो थे 6,10,000, हमने निकाले कि गुड यूनिट्स कितने बनते हैं, है ना।
गुड यूनिट्स हमारी कितने बनते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारी कॉस्ट पर यूनिट ना बढ़े, ठीक है। अब जरा देखते हैं, हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि 5,42,900 हमारे गुड यूनिट्स है, ठीक है। अच्छा जी, जो हमारे इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट है वो आ रही है 29.9 मिलियन। अगर तो आपका कोई एबनॉर्मल लॉस ना होता तो हमने इसी 29.974 मिलियन को यूज करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेनी थी। लेकिन मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि आपका हो रहा है अब एबनॉर्मल लॉस, है ना। एबनॉर्मल लॉस की वजह से क्या हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस की वजह से क्या हो रहा है कि डिपार्टमेंट बी में आके कुछ यूनिट्स आपके निकल रहे हैं, है ना। तो जब वो कुछ यूनिट्स अब निकल रहे हैं नॉर्मल लॉस की सूरत में, तो वो अपने साथ साथ अपनी कॉस्ट भी डिपार्टमेंट बी से निकाल लेंगे। मेरी बात गौर से सुने, अगर हम एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की कॉस्ट को रहने देते हैं डिपार्टमेंट बी में, तो मुझे बात बताइए डिपार्टमेंट बी की जो कॉस्ट पर यूनिट है डिपार्टमेंट ए वाली, वो बढ़ जाएगी, वो पर यूनिट पे बढ़ जाएगी ना। हमने क्या करना है, जब वो यूनिट्स आपके डिपार्टमेंट बी से निकले और वो यूनिट्स ऐसे निकले कि वो नॉर्मल लॉस हुआ, तो वी हैव टू इंश्योर कि वो अपने साथ अपनी कॉस्ट भी लेते जाएं। वो डिपार्टमेंट बी में अगर हमने रहने दी डिपार्टमेंट ए वाली कॉस्ट, ठीक है, अगर हमने उन यूनिट्स की डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट डिपार्टमेंट बी में रहने दी, तो वो मसला क्या होगा, कॉस्ट उतनी की उतनी है ना, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो गए, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी। बात समझ आई। तो देखिए ये सारी वर्किंग हमने पहले की हुई है। मैंने क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है, इसको किधर है, ये रहा, ठीक है। 29,974 में से मैंने क्या कर दिया, 29,974 को मैंने इस्तेमाल किया, क्या कैलकुलेट किया मैंने, कॉस्ट पीरियड कैलकुलेट किया। फिर मैंने कहा कि भाई जो मेरे गुड यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, मैंने सिर्फ उनकी कॉस्ट रहने देनी है अपने डिपार्टमेंट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। मैंने इस तरह से वर्किंग की हुई है, उन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से उसको शो किया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा सिर्फ वर्किंग में फर्क आ रहा है राउंडिंग ऑफ की वजह से। मैंने आपको ये कहा था 29,640,956, मेरा आ रहा है 29,642,340, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ रहा है। आई होप दैट्स क्लियर, बात समझ आ रही है। एबनॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट ना बढ़े, हमने इसीलिए तो इक्विवेलेंट यूनिट्स में ऐड नहीं किया एबनॉर्मल लॉस। नहीं, इक्विवेलेंट यूनिट्स की तो कॉन्सेप्ट अलग है, इक्विवेलेंट यूनिट्स का बात बिल्कुल अलग है। हमने यहाँ पे जो काम करना है, यहाँ पे हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है कि हमारी कॉस्ट यूनिट नहीं बढ़े, इस वजह से हमने सिर्फ उन्हीं यूनिट्स की डिपार्टमेंट बी में कॉस्ट रहने देनी है जो कि गुड यूनिट्स है, ठीक है। तो जो टोटल कॉस्ट में से जो गुड यूनिट्स की कॉस्ट है वो कितनी है, 29.642। अब हमें 29.642 को इस्तेमाल करना है आगे लेके जाते हुए। हमने जो आगे कॉस्ट लेके जानी है ना, वो लेके जानी है 29.642 के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ आई। अब हम जब इक्विवेलेंट यूनिट्स के ऊपर आते हैं ना, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स का तो चक्कर ही डिफरेंट है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में तो हम ये कहते हैं कि हमने कितना काम किया हुआ है, बेसिकली, है ना, हमने कितना काम किया। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई जो 6100 यूनिट्स हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा, एबनॉर्मल लॉस का ऑब्वियसली बात है, कांसेप्ट ओपनिंग और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस से डिफरेंट होगा ना, है ना। ये 6100 यूनिट्स मेरे वो है जो कि मेरे ड्यूरिंग द पीरियड लॉस हुए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरे 6100 यूनिट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, डैमेज हुए हैं, क्या वो उनके ऊपर सारा का सारा काम कंप्लीट था। याद रखिएगा हम डिपार्टमेंट बी में खड़े हुए, डिपार्टमेंट बी में खड़े हुए, तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट ए का सारा काम कंप्लीट है। एमन, इसका स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीशन कितना है, इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 100%, यही तो बात है। अब बात समझ आई। डिपार्टमेंट ए का हमेशा 100% होगा, और ये बात अच्छा हो गया कि ये हाईलाइट हो गई, ये मैं करेक्शन इंशाल्लाह कराऊंगी आपकी, ठीक है। नहीं, उसको फिर ठीक करें, वो 100% होगा। ये फिर पता नहीं मेरे से क्या गड़बड़ हो गई। नहीं, आप जरा करेक्शन करें अब्दुल्ला, और मैं अभी जो नोट्स अपलोड करूंगी ना, उसमें तो ऑब्वियसली बात है, मैं 100% ही लिखा है, ठीक है अब्दुल्ला, बात समझ आई। इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 विल ऑलवेज बी 100% कंप्लीट, ये रूल है, 100% उसको करें। अगर वो 0% लिखा हुआ है वो गलत है, ठीक है। अब मैं उसका लॉजिक भी आपको समझा रही हूँ ना, आई होप बात समझ आ रही है। 61, अब आप मुझे खुद जवाब देंगे, ठीक है। 6100 यूनिट्स जो मेरा नॉर्मल लॉस हो रहा है, वो मेरे डिपार्टमेंट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या 100% कंप्लीट है, 0% कंप्लीट है, या 60% कंप्लीट है। 3 ही परसेंटेज है ना, हाँ जी बताएं जरा। वो मेरे 100% कंप्लीट है। अच्छा जी, जो मेरा न्यू मटेरियल है, जो मेरा 6100 यूनिट्स है, वो न्यू मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने परसेंट कंप्लीट है, तो हम कहेंगे नया मटेरियल तो उसमें लगा ही नहीं था, तो 0%, है ना, 0% हो गया। अच्छा जी, कन्वर्जन कॉस्ट पर आते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 6100 यूनिट्स थे वो कितने परसेंट कंप्लीट है, वो 60% कंप्लीट है। तो 100% कंप्लीट हमेशा होगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1। और ये आप मुझे याद कराइएगा, मैं कल क्लास में करेक्ट भी करवा दूंगी। मैं आप सबको कहूंगी कि अपने उसमें रजिस्टर में जाएं और यहाँ पे क्लास नंबर 9 में भी करेक्शन करें और अपने पास रूल में भी करेक्शन करें, ठीक है। अच्छा जी, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट की नहीं समझ आई कि कॉस्ट के लिए। अच्छा, अब अब्दुल्ला मैं आपको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, मैं पहले भी तरह से समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास मेन वर्किंग है, मैं आपको यहाँ पे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करके बताती हूँ। हमने एक्चुअली फिगर क्या लेनी है, वो ये लेनी है, मैं ये साइड पे लिख देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, जो आप बात कर रहे हो, ठीक है। इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए के लिए मैं ये ले लेती हूँ 29974, चलो आपकी बात मैं मान लेती हूँ, ठीक है। 29974 मैं कह रही हूँ डिपार्टमेंट बी की अब ये कॉस्ट पर यूनिट निकल रही है, याद रखिएगा ये कॉस्ट पर यूनिट किसकी निकल रही है, डिपार्टमेंट बी से होने के बाद क्या पोजीशन बनती है किसी भी आइटम की, ठीक है। डिपार्टमेंट ए के उसमें मैंने लिख दिया 29.974 मिलियन, ठीक है। मेरे इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, 1042,900, ये मेरे ख्याल से चेंज हो जाएगा, है ना, ये अब ऑब्वियसली बात है चेंज हो जाएगा, करेक्ट जो है वो हमारा इतना होगा, ठीक है। 1042 नहीं है, 1049 है, ठीक है। ये मैं करेक्शन इंशाल्लाह कल करा दूंगी। अच्छा जी, मेरी कितनी कॉस्ट पर यूनिट होगी, 28.57। अच्छा, मुझे जरा ये देखकर बताएं कि जब मैं डिपार्टमेंट ए में होती थी तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी। मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 54.6, 30 आती है,
से कम तो हो रहा है, लेकिन ये कम हो रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने की वजह से। अगर मैं आपको इसको देखिए, इसमें असल में मुझे भी बहुत ज़्यादा जो है वो वर्कआउट करनी पड़ेगी, इस तरह से डायरेक्टली वो नहीं आ रहा ना। अच्छा, एक काम ही करे, ठीक है, एक काम ही करे, अभी तो आप इसको इसी तरह से लिखे, मैं ना जरा इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉपर इसकी मतलब वर्किंग है ना, मैं आपको वो बना के सारी फिगर्स को बाहर निकाल के, जो कि जरूरत नहीं है हमें वर्किंग में करने की, मैं वो करके फिर आपको मैं भेजूंगी, ठीक है, ग्रुप में मैं आपको भेज देती हूँ कि क्या मेरा इस बात से मकसद है। पॉइंट ये है कि आपको हर हाल में क्या करना है, अगर आप देखो तो अगर हमारा मटेरियल इनपुट होने के बाद एबनॉर्मल लॉस होता है और अगर पहले होता है तो बेसिकली सिनेरियो में डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, हमने अपनी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट को बेसिकली सेपरेट करना है, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को कौन सी कैटेगरी ऑफ कॉस्ट में से सेपरेट करना है, इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए से, ठीक है। पॉइंट ये है कि आप अगर अपनी एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को अलग नहीं करोगे, निकालोगे नहीं, तो होगा क्या कि जो डिपार्टमेंट डी से होने के बाद हमारे पास पोजीशन होगी ना, उसमें एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की कॉस्ट शामिल रहेगी। एबनॉर्मल कॉस्ट यूनिट्स की एबनॉर्मल यूनिट्स की अगर कॉस्ट शामिल रहेगी तो आपके पास अल्टीमेटली बैक एंड पे हो क्या रहा होगा कि कॉस्ट यूनिट आपकी बढ़ जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? जैसे ही एबनॉर्मल लॉस होंगे हमने उनकी कॉस्ट को निकाल देना है ताकि डिपार्टमेंट बी में जो गुड यूनिट्स रह गए, गुड यूनिट्स के साथ गुड यूनिट्स की कॉस्ट ही रहे। मेरी बात समझ आ रही है? पॉइंट इसका ये, लॉजिक इसका ये, ठीक है। नहीं, लॉस न्यू मटेरियल एडिट के बाद है ना, न्यू मटेरियल एडिट के बाद है, तो उस वजह से न्यू मटेरियल का 0% होगा सुंदर, लेकिन इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए का 100% होगा। हाँ, तो इसमें वो डिफरेंट है अब्दुल्ला, वो तो मैंने आपको वेटेड एवरेज का वो तो डिफरेंट सिनेरियो है ना, जो मैंने पर यूनिट कॉस्ट का आपको फॉर्मूला बताया वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो में किया है, वो हम इस तरह से अप्लाई तो नहीं करते। जो मैंने आपको वो कौन सा सिनेरियो में आप भी तो देखो ना, वो फॉर्मूला मैंने आपको कौन सा सिनेरियो में बताया, इसी क्वेश्चन में कहाँ मैंने लिखवाया था ये। हाँ, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 है ना ये। अच्छा, एक काम ही करो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज अभी आप लोग मत हो, मैं इसको जरा और ब्रेक करके आपको ग्रुप पे इसका शेयर करती हूँ, ठीक है, व्हाट आई मीन बाय दिस, ठीक है। इसमें आप ये भी तो देखो ना, इसमें ये मैं आपको सिनेरियो का समझा देती हूँ, ठीक है, इसका सिनेरियो मैं आपको पूरा प्रॉपर ब्रेक करके आपको समझाती हूँ, ग्रुप पे मैं कोशिश करती हूँ, इसको मैं क्लास में नहीं डिस्कस करूंगी, मैं ग्रुप पे ऑडियो पे रिस्पॉन्ड कर देती हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप मुझे जरा आधा घंटा दो, क्योंकि नमाज का भी वक्त है, मैं इसको फिर समझाती हूँ। इसके अलावा किसी और चीज में कंफ्यूजन, इसके अलावा क्लियर है सब? और कल आपने मुझे याद से याद कराना है कि मैंने क्लास बुक नंबर 90 करेक्शन करनी है, ठीक है, सबको मैंने करेक्ट करवाना है, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये वाली रिकॉर्डिंग सब देते हैं नहीं, ठीक है।